प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। लॉकडाउन के इस पीरियड में आपने अपनी क्रिएटिविटी का खूब प्रयोग किया होगा और उम्मीद है कि आपने अपनी 12th क्लास की पढ़ाई भी निरंतर जारी रखी होगी। लेकिन फिर भी हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं और खासतौर से गणित जैसे विषय में समस्याएं आना लाजमी है। उन समस्याओं से निजात पाने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का एक हमारा छोटा सा प्रयास है। और इस प्रयास में हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। आपको बिल्कुल सरल से सरल मेथड के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए, थ्योरी को, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए थ्योरी को बताया जाए। चूंकि आप इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा देंगे और साथ ही साथ आप विभिन्न प्रकार के कंपटीशन भी देंगे, तो यहां यह कोशिश की जाएगी कि आप उन सभी, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे कंपटीशन हो जिसमें IIT, JEE मेंस वगैरह, उसके लिए हम आपको सब्जेक्ट में पूरी तरह से तैयार कर सकें। तो उसी के लिए 12th क्लास का पहला टॉपिक आज हम शुरुआत करते हैं संयुक्त फलन के रूप में। संयुक्त फलन, हालांकि आप 11th में फलन शब्द को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि फलन क्या होता है, फलनों के प्रकार क्या होते हैं, जिनमें आपने पढ़ा होगा कि तत्समक फलन, तुल्य फलन, मापांक फलन, सिग्मा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह वगैरह, बहुत सारे फलन पढ़े होंगे। इसके साथ ही आपने पढ़ा होगा एकैकी फलन। आप सभी को याद होगा एकैकी फलन। आपने पढ़ा होगा बहुएकी फलन। एकैकी फलन यानी वन वन फंक्शन। बहुएकी फलन यानी मैनी वन। तीसरा पढ़ा होगा आपने आच्छादक फलन, जिसे हम ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। साथ ही पढ़ा होगा आपने अंतरछेदी फलन। यानी इनटू फंक्शन। ये फंक्शन एकैकी, बहुएकी, आच्छादक फलन, अंतरछेदी फलन आप बहुत अच्छी तरीके से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी यहां भी हम उनको समझाएंगे आपको कि ये क्या क्या होते हैं। वैसे तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो अब हमारा टॉपिक है इससे आगे है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे हम संयुक्त फलन के साथ साथ फलनों का संयोजन भी कहते हैं। फलनों का संयोजन। कई बार क्या होता है कि अगर हम जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ समझें तो हमें उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। संयुक्त या संयोजन मतलब जुड़ना, मिलना। दो या दो से अधिक फलन जब मिलते हैं तो दो या दो से अधिक चीजें मिलती हैं तो संयोजन होता है। तो यहां हम संयुक्त फलन को, क्या होता है, संयुक्त फलन की परिभाषा पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इसके गुण पढ़ेंगे और संयुक्त फलन पर आधारित जो समस्याएं हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मान लीजिए दो फंक्शन है अपने पास। एक है f such that a to b और दूसरा फलन है g such that b to c। यानी एक फंक्शन f है जो a से b पर परिभाषित है, दूसरा फंक्शन g है वो b से c पर परिभाषित है। तब हम इसको अपन फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये a
ये बी और ये सी। फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइन है, एफ। फंक्शन जी बी से सी पर डिफाइन है, तो बी से सी की ओर हमने एरो का साइन लगा दिया और यहां लिख दिया जी फंक्शन। हमने सपोज किया कि समुच्चय ए का अवयव है एक्स, समुच्चय बी का अवयव है वाई। चूंकि फंक्शन एफ ए से बी पर परिभाषित है, तो एक्स का प्रतिबिंब है वाई, और फलन की परिभाषा से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लीजिए समुच्चय सी का अवयव है जेड, और चूंकि फलन g b से c पर परिभाषित है, तो इस y का प्रतिबिंब हो गया जेड। और फिर उसी तरीके से फलन की परिभाषा से हम इसे क्या लिख सकते हैं, जी वाई। यहां आप देख सकते हैं जी वाई है। अब यहां जी वाई में यहां से y का मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, g ऑफ एफ एक्स। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप एक नई चीज पाते हैं कि ए का सीधे सीधे संबंध सी से हो गया। आप देख रहे हैं यहां एक्स से ए का संबंध सीधा सीधा किससे हो गया, सी से हो गया। तो एक नया फलन परिभाषित हो गया। किस पर परिभाषित हो गया, ए से सी पर। आप देखिए ये x और यहां भी ये x शो हो रहा है। तो एक जो नया फलन परिभाषित हुआ है वो g ऑफ एफ एक्स है, और इसी को हम g और f का संयुक्त फलन कहते हैं। तो ये जो g ऑफ एफ एक्स आया है, ये g और f का संयुक्त फलन है, और इसे हम g o f इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ये o नहीं है, ये लिखा हुआ है ये o, ये o नहीं है, बल्कि ये संयुक्त फलन को व्यक्त करने का एक सिंबल है। और सिंबल कैसे है, जैसे कहीं भी ये लिखा होता है तो हमें ना तो किसी से ये पूछने की जरूरत होती है, ना किसी को बताने की जरूरत होती है कि 2+3 का मतलब कितना है, या कहीं लिखा है 2 into 3, या कहीं लिखा है 2 divided by 3। तो जिस तरीके से ये सिंबल लगे होते हैं तो हमें पता लग जाती है कि हमें कौन सी संक्रिया अपनानी है। उसी के अनुसार कि 2+3 लिखा यानी 5 हो गया, 2 into 3 यानी 6 हो गया, 2 divided by 3 यानी 2/3 हो गया। तो जैसे हमने इनसे प्लस, इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड का पता लगाया है, वैसे ही संयुक्त फलन को व्यक्त करने का ये संकेत है। हमने अपनी सुविधा के लिए इसको ओ बना लिया, जिससे कि बोलने में आसानी रहे, अन्यथा हमें बोलना पड़ेगा g और f का संयुक्त फलन। हम इसे कह देते हैं गॉफ। क्या कहेंगे इसको, गॉफ कह देते हैं। तो एक नया आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि फंक्शन f a से b पर परिभाषित है, फंक्शन g b से c पर परिभाषित है। तो एक नया फंक्शन परिभाषित हो गया a से c पर, और वो क्या हो गया, गॉफ हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि गॉफ सच दैट a to c, गॉफ सच दैट a to c। और ये किस तरीके से डिफाइन है, सच दैट इस तरीके से डिफाइन है कि गॉफ x इज इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी a के सभी अवयवों के लिए। इसे कहते हैं हम संयुक्त फलन। बहुत सिंपल चीज है, बेहद सिंपल है। अब इस फिगर को देखिए, आप फिगर को देखेंगे तो कुछ चीजें आपको नजर आएंगे। इसको आप गहराई से देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये f का प्रांत है, यानी डोमेन ऑफ f। ठीक है, ये f का परिसर है, यानी रेंज ऑफ f, राइट। ये f का परिसर है ये, और चूंकि जो g फंक्शन है वो b से c पर परिभाषित है, इसलिए ये जो समुच्चय b है वो g का क्या हो गया, प्रांत हो गया, यानी डोमेन। ये g का प्रांत दिया, डोमेन ऑफ
जी। आपको अभी नई चीज मिलेगी इसमें, आप देखेंगे कि ये जो सारी चीज लिखी हुई है इससे आपको एक नई चीज नजर आएगी। और ये क्या चीज हो गई? रेंज ऑफ जी। तो आप देखिए कि जी और एफ के संयुक्त फलन को परिभाषित होने के लिए यह जरूरी है कि गॉफ के लिए जो एफ का प्रांत है और जो समुच्चय सी यानी जी का परिसर है, तो ये गॉफ का प्रांत हो गया यानी समुच्चय, और ये गॉफ का क्या हो गया? परिसर हो गया। अगर ये चीज होगी तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, अन्यथा डिफाइन नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो एफ का परिसर है वही जी का क्या है? प्रांत है। तो एफ का परिसर और जी का प्रांत इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये गॉफ परिभाषित होगा, अन्यथा गॉफ परिभाषित नहीं होगा। ये कंप्लीट थ्योरी, जब भी आपको यहां से नोट करना हो वीडियो को पॉज करें, और कंप्लीट थ्योरी आपको पीडीएफ में उपलब्ध कराई जाएगी नोट्स के रूप में, उसमें से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गॉफ परिभाषित होने के लिए आवश्यक है कि एफ का परिसर और जी का प्रांत, यानी एफ का परिसर इंटरसेक्शन जी का प्रांत इज नॉट इक्वल टू 5। यह गॉफ के परिभाषित होने के लिए आवश्यक है। अब देखिए, कई बार मन में विचार आता है कि ये तो जी और एफ का संयुक्त फलन है, क्या एफ और जी का भी संयुक्त फलन होता है? बिल्कुल होता है। जी और एफ का संयुक्त फलन को जिस तरीके से हम गॉफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरीके से एफ और जी के संयुक्त फलन को हम फॉग से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एफ और जी का संयुक्त फलन है। अब आपके मन में एक और विचार आ सकता है कि फिर गॉफ और फॉग में क्या अंतर है? देखिए, गॉफ जो है वो जी और एफ का संयुक्त फलन है, फॉग है वो एफ और जी का संयुक्त फलन है। जब आप किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसमें आपको गॉफ और फॉग निकालना पड़े, तो यह कोई आवश्यक नहीं होता है कि गॉफ और फॉग इक्वल आए। ऐसा भी हो सकता है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं आएंगे। हां, यह हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस करें तो एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, उनमें गॉफ और फॉग की वैल्यू इक्वल आ सकती है। तो इससे एक बात और निश्चित हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि जी और एफ का संयुक्त फलन और एफ और जी का संयुक्त फलन क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। यानी ये क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा। ये इसका गुण है, जिस गुण की बात कर रहे हैं अपन, ये प्रॉपर्टी है, इसकी गुणधर्म है। तो संयुक्त फलन, दो फलनों का संयुक्त फलन का क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। देखिए, इसके बाद साहचर्य नियम होता है। साहचर्य नियम क्या होता है कि अगर मान लीजिए तीन फलन है अपने पास एफ, जी और एच, तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है अगर जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच। ये आपको सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको जो पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराई जाएंगी उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं संयुक्त फलन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि अगर एक फंक्शन f a से b पर परिभाषित है और दूसरा फंक्शन g b से c पर परिभाषित है, तो एक नया फलन जिसे हम g और f का संयुक्त फलन कहते हैं वो a से c पर परिभाषित होता है। आप देखिए, a से c पर परिभाषित हो रहा है, इसे कहते हैं संयुक्त फलन। तो f का परिसर इंटरसेक्शन g का प्रांत इज नॉट इक्वल टू 5, और आपने ये पढ़ा कि फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, यानी दो फलनों का संयुक्त फलन क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करता। कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जैसे गॉफ है, गॉफ एक ही होगा। कब होगा? जब f एक ही होगा, यानी 1 1 होगा। इसी तरीके से गॉफ आच्छादक होगा,
इसका मतलब ये तभी होगा जब जी आच्छादक होगा। ये संयुक्त फलन के गुणधर्मों में आते हैं, जिनकी आप अच्छी तरह से जो पीडीएफ हमने उपलब्ध कराई है आपको, उनमें से आप उसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, बहुत ही आसान भाषा में लिखे गए हैं, उन्हें आप पढ़ना। आपके डाउट्स भी क्लियर कराए जाएंगे समय समय पर। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप टॉपिक वाइज एक कॉपी पर लिख लिया करें कि हमारे ये डाउट्स हैं, तो जिस दिन डाउट क्लास होगी उस दिन आपके सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। इसके साथ ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर 3 फलन हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये लिखा भी है कि 3 फलन है एफ जी और एच हमारे पास, और एफ जी ओ एच और एफ ओ जी ओ एच परिभाषित हों तो ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। इसे कहते हैं हम साहचर्य गुणधर्म। एक्चुअली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। इसी तरीके से मान लीजिए कोई फंक्शन f a से b पर परिभाषित है, तो आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि अगर समुच्चय a में कोई तत्समक फलन परिभाषित है तो उसे हम i a से रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय b में कोई तत्समक फलन परिभाषित है तो उसे हम i b से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो f और संयुक्त फलन, समुच्चय a में संयुक्त फलन f और समुच्चय a का संयुक्त फलन का, तत्समक फलन का संयुक्त फलन, और इसी तरीके से i b o f ये बराबर होता है किसके? f के। यानी किसी फलन को उसके तत्समक फलन से, जो a से b पर परिभाषित है, तो a के तत्समक फलन से या b के तत्समक फलन से संयुक्त फलन किया जाए तो हमें फलन f ही प्राप्त होता है। यह थी हमारी थ्योरी। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करना है हमें? देखिए, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और इस पर आधारित क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। है क्या चीज? मैं आपको कुछ मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि मेथड बताता हूं कि किस तरीके से आपको गॉफ या फॉग निकालना है। तो जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखे हैं g और f दे रखा है, आपको g भी दे रखा है, आपको निकालना है गॉफ। तो सबसे पहले इस संयुक्त फलन की परिभाषा को लिखें आप। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है गॉफ x इज इक्वल टू g ऑफ f(x). ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है ना? स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? आप सबसे पहले f को सॉल्व करेंगे। f को सॉल्व करने का मतलब है कि यहां जो आपको fx की वैल्यू दे रखी है उस fx की वैल्यू को यहां रखना है आपको, ठीक है? जो भी वैल्यू आएगी आप उसे रख देंगे, fx की वैल्यू। इसके बाद g को सॉल्व करना है। g को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहां जो वैल्यू लिखी हुई है और यहां भी लिखा होगा gx, इस तरीके से आप इस x का कंपैरिजन यहां करेंगे। ध्यान से, यही स्टेप सबसे मेन है। आप इस x का, ये जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? जो वैल्यू यहां लिखी हुई है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो लिखी हुई है, इस वैल्यू को इस फंक्शन में इसके राइट हैंड साइड में रखना है। राइट हैंड साइड में रखने से फिर आपका जो सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेना, उसको जो कैलकुलेशन से हमें प्राप्त होगा वो ही आपका गॉफ एक्स होगा। तो देखिए, आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं आसान सा। बहुत आसान है। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बशर्ते कि आपको समझ में आ जाएं। बिल्कुल इस तरीके से। आप एक चीज ध्यान रखें, शोले फिल्म तो सबने देखी है, नहीं देखी है तो देख लेना, कोई बात नहीं है। उसमें एक डायलॉग आता है, जो डर गया वो मर गया। आता है कि नहीं आता है? तो यही मैथ्स के साथ है कि अगर मैथ्स आपसे डर गया तो ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।
और बाकी की बात छोड़िए, बस मैथ्स को आपको डराना है। क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी गोइंग चलना है। तो एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कि f such that R2R, ये हमारी एक्सरसाइज है 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है f such that R2R और fx इज इक्वल टू है, मैं बुक ले लेता हूं अपने साथ, x स्क्वायर प्लस 8। दूसरा फंक्शन है g सच दैट R2R और gx इज इक्वल टू है 3x³ प्लस 1। हमें गॉफ x और फॉग x दोनों ही निकालने हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह राजस्थान बोर्ड में भी पूछा गया है, 92 और 2005 में। तो निश्चित ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ये सोचते होंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा टिपिकल होता होगा, बहुत टफ होता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारी गलत धारणा है कि बोर्ड एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं गॉफ एक्स। देखिए, आपको निकालना है गॉफ एक्स। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यह संयुक्त फलन की परिभाषा है। मैंने आपको भी बताया था, वर्किंग मेथड बताया था, उसमें आपको बताया था कि सबसे पहले आप संयुक्त फलन की परिभाषा लिखेंगे। मैंने संयुक्त फलन की परिभाषा लिख दी। आप अगर लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं संयुक्त फलन की परिभाषा से। ठीक है, नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैंने आपको दिखाया था, अभी बताया था कि किस तरीके से सबसे पहले आपको fx को सॉल्व करना है। fx को सॉल्व करने का मतलब होता है कि ये देखिए, आपके पास ये fx की वैल्यू है जिसे मैंने समीकरण 1 दे दिया है। ध्यान रखने के लिए इसको मैंने 2 दे दिया है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस fx की वैल्यू को, जो x² प्लस 8 है, इस fx की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम यहां प्रतिस्थापित करेंगे। तो कितना आ जाएगा, रखिए, x² प्लस 8। समझ में आ रहा है? यहां से चूंकि हमें फंक्शन f को सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने का मतलब है कि यहां से fx की वैल्यू हम यहां रख दें। आप लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू x² प्लस 8 रखने पर। शुरू में लिख देना, जब अपन को अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको g को सॉल्व करना है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। g को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, gx² प्लस 8, यहां gx, ये g की डेफिनेशन है, ध्यान रखिए, ये g की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में इसका कंपैरिजन करिए। क्या कंपैरिजन करना है? ये gx है और यहां x² प्लस 8 है। तो जब हमें gx² प्लस 8 की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए अगर हम इस x के स्थान पर क्या रख दें, x² प्लस 8 रख देते हैं, इस x के स्थान पर, इधर भी रखेंगे इधर भी रखेंगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? gx² प्लस 8 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए कैसे रखता हूं मैं, यहां देखिए, x की जगह क्या रखना है आपको, x² प्लस 8, यहां रखिए 3x³ x आ गया, इसके स्थान पर क्या रखना है हमें, x² प्लस 8, और चूंकि ये क्यूब है तो इसका होल क्यूब प्लस 1 तो कांस्टेंट है, उसमें x तो है नहीं, तो आपको वैल्यू भी नहीं रखनी है। ठीक है ना? फिर देख लीजिए, इस x को आप ये देखिए, ये gx है, ये gx² प्लस 8 है। यहां x के स्थान पर हम अगर x² प्लस 8 रख देते हैं इस तरीके से, तो ये जो वैल्यू है वो gx² प्लस 8 की आ जाएगी। इसके लिए हम RHS में भी रखेंगे, तो 3x³ यानी x के स्थान पर x² प्लस 8
क्यूब है तो होल क्यूब, स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा दें, होल टू द पावर 4 हो तो 4 लगा दें, जो पावर है वो लगा दें, प्लस तो ये प्लस 1 1 1 में x नहीं है तो 1 को रखना भी नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आए तो यहां लिख सकते हैं कि gx में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 रखने पर। ये बहुत सिंपल मेथड है और यही आपका गॉफ एक्स है। तो गॉफ एक्स को अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, होल क्यूब है, आप इसका ब्रैकेट खोल दें तो ठीक, नहीं खोलें तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम निकालते हैं फॉग एक्स। सेम ये जो गॉफ एक्स निकाला है ठीक उसी तरीके से हम फॉग एक्स को निकालेंगे। देखिए फॉग एक्स, मैं इसको साफ कर देता हूं, चलिए इस पे भी हटा देता हूं। आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करें, अच्छी तरह से नोट करें, कहीं समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप वीडियो को रोक दें और उसको समझने की कोशिश करिए, तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। ये गॉफ निकाला, अब हम निकालते हैं फॉग एक्स। देखिए ध्यान से, फॉग एक्स मैंने इसलिए नहीं मिटाया है कि अभी हमें एक रिजल्ट मिलेगा, उससे हमारी एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था कि क्रम विनिमय गुणधर्म का यह पालन नहीं करता है, मतलब अनिवार्य नहीं है, तो वो चीज निकल करके आएगी। हम भी इससे, आप भी आश्वस्त हो जाएंगे कि ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता भी है या नहीं भी करता है, ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो फॉग एक्स सेम इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन जैसे इसकी लिखी है सेम इधर लिखी है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय डेफिनेशन ऑफ फॉग। अब आपको क्या करना है, जैसे यहां हमने g ऑफ एफ एक्स लिखा था, ठीक, एफ ऑफ जी एक्स लिख दिया, g को सॉल्व करना है। यहां हमने f को सॉल्व किया था, सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था कि यहां से एफ एक्स की वैल्यू यहां रख दी थी। हमें gx को सॉल्व करना है तो यहां से gx की वैल्यू यहां रखेंगे। लिख सकते हैं आप, पुट gx इज इक्वल टू 3x³ प्लस 1, रख दीजिए f ऑफ 3x³ प्लस 1। ठीक है, ये g को सॉल्व कर दिया हमने। अब हमें किसे सॉल्व करना है, f को सॉल्व करना है। f को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे अभी जो प्रोसेस किया था कि यहां fx यानी x की जगह 3x³ प्लस 1 है, यहां ये x है, इस x की जगह हमें क्या रखना है, 3x³ प्लस 1, सेम इस तरीके से जैसे यहां रखा था। तो पुट x इज इक्वल टू 3x³ प्लस 1 इन fx। RHS में रखेंगे, रखिए x स्क्वायर, x ये आपको क्या रखना है 3x³ प्लस 1, तो 3x³ प्लस 1, और चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, प्लस प्लस कितना ये 8, इसमें तो x है नहीं तो यहां x की वैल्यू भी नहीं रखेंगे। चलिए अब ये होल स्क्वायर है, आसान है, इसका ब्रैकेट खोलते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को पता है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो खोलिए 3x³ यानी इसका स्क्वायर 9x⁶ प्लस 2ab 6x³ प्लस 1 प्लस 8। ये आपका फॉग एक्स आ गया, ये गॉफ एक्स, ये फॉग एक्स। अब देखिए क्या चीज नजर आती है आपको कि गॉफ एक्स की वैल्यू है आपकी 3 इंटू x³ प्लस 8 का होल टू द पावर 3 प्लस 1। फॉग एक्स है आपका 9x⁶ प्लस 6x³ प्लस 9। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं? देखिए जरा ध्यान से, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि इसका होल टू द पावर 3 खोलेंगे, क्यूब खोलेंगे तो निश्चित रूप से ये x⁶ आएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁶ होगा। तो इससे हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि गॉफ और फॉग का क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है। कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं उसमें तो हो सकता है ये बराबर,
लेकिन हर क्वेश्चन में सामान्य स्थिति में ऐसा गॉफ और फॉग इक्वल नहीं होते। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी हमें गॉफ और फॉग निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन है f such that R2R fx इज इक्वल टू है अपने पास x और gx इज इक्वल टू है मॉड्यूलस x। अक्सर मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ जाती है, एक घबराहट सी होती है। घबराइए नहीं बिल्कुल भी, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकें, जिसका हम समाधान नहीं खोज सकें। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले वही गॉफ और फॉग निकालना है। फंक्शन है अपना f such that R2R fx इज इक्वल टू x और दूसरा फंक्शन है g such that R2R gx इज इक्वल टू मॉडुलस x। हम निकालते हैं गॉफ और फॉग, तो पहले निकालते हैं गॉफ x। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन g ऑफ fx। अब क्या करेंगे बताइए, fx को सॉल्व करेंगे और fx की यहां से वैल्यू रखेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये होता है, चलिए लिख देते हैं पुट fx इज इक्वल टू x। हमने लिख दिया g ऑफ x। fx की वैल्यू कितनी है, यहां से रखिए, देखिए ध्यान से, ये fx की वैल्यू क्या रख दी, x इसकी जगह पर। अब gx यानी g को सॉल्व करना है। g को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, gx के वैल्यू ये दे रखी है ऑलरेडी, gx इज इक्वल टू मॉडुलस x है, तो हमने यहां लिख दिया मॉडुलस x। क्लियर, कोई टेंशन, सब सिंपल है। अब ये आपका गॉफ x आ गया। इसके बाद क्या निकालना है हमें, फॉग निकालना है। देखिए फॉग कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे f ऑफ gx। आपकी इच्छा है तो लिख सकते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ फॉग, नहीं लिखो तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, हम gx को सॉल्व करेंगे। और किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने का मतलब यह है कि जैसे यहां बोल रहे हैं हम कि gx को सॉल्व करेंगे, gx को सॉल्व करेंगे यानी gx की वैल्यू रखेंगे, सिंपल सी बात। तो f ऑफ मॉडुलस x, क्योंकि gx की वैल्यू कितनी है, मॉडुलस x है, हमने gx के स्थान पर मॉडुलस x लिख दिया। अब हमें किसे सॉल्व करना है, f को सॉल्व करना है। फंक्शन f की डेफिनेशन क्या है, fx इज इक्वल टू x। यहां x के स्थान पर देखिए, तुलना करके मेरी दोनों उंगलियों को देखिए, ध्यान दीजिए, ये x और ये मॉडुलस x। यहां x है, यहां पर मॉडुलस x है। हमारे पास fx की वैल्यू, हमें f मॉडुलस x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम इस x के स्थान पर इस मॉडुलस x को रखना है। रखिए, रखने का मतलब होता है RHS में रख रहे हैं, कितना आ जाएगा, मॉडुलस x। ठीक है, ये आपका फॉग x आ गया। आप लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू मॉडुलस x इन fx। fx में रख दिया। अब आप देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड दे दी मैंने। कुछ समझ में आया कि गॉफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x है और फॉग x इज इक्वल टू मॉडुलस x है। और अभी सर कह रहे थे कि गॉफ और फॉग इक्वल नहीं होते, लिखा भी है, लेकिन ध्यान दीजिए, एक लाइन और कही थी मैंने कि विशेष परिस्थितियों में गॉफ और फॉग इक्वल आ भी सकते हैं। अब वो विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं, जरा फंक्शन की तरफ चलिए। लॉकडाउन में फंक्शन तो वैसे बंद है, पर अपन इसी फंक्शन को देख लेते हैं। ये fx इज इक्वल टू x कौन सा फंक्शन है, तत्समक फलन है।
जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक। gx इज इक्वल टू मॉडुलस x, ये कौन सा फंक्शन है? मापांक फलन कहते हैं इसे, जिसे आप मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ये विशेष फलन हो गए, तत्समक फलन और मापांक फलन। तो इस तरह के जब विशेष फलन होते हैं तो उसमें गॉफ और फॉग दोनों इक्वल आ सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो इसलिए मन में किसी प्रकार की कोई भ्रांति न बनाए कि सर ने कहा था कि गॉफ और फॉग इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, विशेष परिस्थितियां होंगी, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थितियों में ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें और जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में जो थ्योरी बताई है उसको देखें, या जो थ्योरी आपको उपलब्ध कराई गई है उसे देखें। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी उससे, और बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है, बुक का थर्ड क्वेश्चन है ये कि f सच दैट r प्लस टू r प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन है g सच दैट r प्लस टू r प्लस जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। उसी तरीके से हमें गॉफ और फॉग निकालना है, हमें गॉफ निकालना है, हमें फॉग निकालना है, और हमें यह भी बताना है, देखिए एक नई चीज आई है क्वेश्चन में, कि क्या गॉफ और फॉग तुल्य फलन हैं। क्या गॉफ और फॉग तुल्य फलन हैं? तो सबसे पहले तो आपको गॉफ निकालना है, फॉग निकालना है, और फिर जब आपको यह बताना है कि क्या ये तुल्य फलन है, तो आपके दिमाग में उस समय तुल्य फलन के बारे में पता होना चाहिए कि तुल्य फलन क्या होता है। ठीक है ना? वैसे मैं अभी जब तुल्य फलन निकालेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले निकालते हैं गॉफ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। गॉफ की क्या हो जाएगी? जी ऑफ एफ एक्स, संयुक्त फलन की परिभाषा से। ठीक। अब हमें किसको सॉल्व करना है? एफ एक्स को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे एफ एक्स को सॉल्व? अभी हमने क्वेश्चन किए थे, सेम वही पैटर्न है, सेम वही मेथड है। यहां से हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। देखिए पोजीशन पर ध्यान दें, हाथ की पे, एफ एक्स, यहां से हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। पुट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रख दीजिए यहां जी ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? हमें जी को सॉल्व करना है। जी को सॉल्व करने के लिए देखिए आप ध्यान से कि ये जी एक्स है और ये क्या है? एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर। तुलना करिए, तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि यहां एक्स के स्थान पर ये एक्स स्क्वायर है, यानी इस जी एक्स में एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर रख देंगे। रख के देखिए, देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। जब आप इधर रखेंगे तो आपको आरएचएस में भी रखना है। ठीक है, तो रखते हैं। देखिए अंडर रूट एक्स को आपको किससे रिप्लेस करना है? एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन जी एक्स। जी एक्स में एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। हमने लिख दिया। देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स आ गया। इसको मैं पहला इक्वेशन दे देता हूं। ये गॉफ एक्स की वैल्यू है। सारे क्वेश्चन में चाहे गॉफ निकालना हो चाहे फॉग निकालना हो, आपको सबका मेथड एक ही है। गॉफ के लिए हम पहले एफ को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जी को सॉल्व करते हैं। अब आपको निकालना है फॉग। देखिए फॉग भी यही निकालते हैं, फॉग एक्स।
परिभाषा लिखिए इसकी, क्या आ जाएगी? एफ ऑफ जी एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ। लिखें तो अच्छा, ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तब तक लिखें। संयुक्त फलन की परिभाषा से हमने लिख दिया एफ ऑफ जी एक्स। अब क्या करेंगे? जी एक्स को सॉल्व करेंगे निश्चित रूप से। और जी एक्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि जी एक्स की जो वैल्यू अंडर रूट एक्स है वो यहां पर रख देनी है, एफ अंडर रूट एक्स। आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पुट जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, या लिख सकते हैं आप जी की परिभाषा से, जो आपको आसान लगे वो लिखें। ये कोई इशू नहीं है कि नहीं सर ने जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स लिखा है, मैंने जी की परिभाषा से लिख दिया है, कहीं गलत तो नहीं है। ऐसी किसी शंका की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। अब अपन को क्या करना है? एफ अंडर रूट एक्स को सॉल्व करना है, यानी एफ को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए मेरे हाथ, उंगलियां देखिए, ये एफ एक्स और ये एफ अंडर रूट एक्स। इस एक्स के स्थान पर कितना लिखा हुआ है? ये अंडर रूट एक्स। तो हम फंक्शन एफ एक्स में एक्स के स्थान पर अंडर रूट एक्स रखेंगे और किस साइड रखेंगे? आरएचएस में रखेंगे, यानी अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स आ गया। इक्वेशन नंबर 2 यहां लिख सकते हैं। अब देखिए, गॉफ एक्स का मान एक्स आया, फॉग एक्स का मान भी एक्स आया है। ये तो हमारे आंसर हो गए कि गॉफ एक्स और फॉग एक्स को हमने निकाल लिया। लेकिन प्रश्न में एक बात और कह रहा है कि क्या गॉफ और फॉग तुल्य फलन है? ये बताना है। अब दो फलन तुल्य फलन कब होते हैं? देखिए, मान लीजिए दो फलन है आपके पास, या इन्हीं को देखिए, गॉफ और फॉग। एक फलन गॉफ है, दूसरा फलन फॉग है। दो फलन तुल्य फलन तब होते हैं जब नंबर 1। अब गॉफ की बात करते हैं। गॉफ का प्रांत कितना है? गॉफ कहां से कहां परिभाषित होगा? आप देखिए ध्यान से, एक अभी हमने पढ़ा था कि एफ ए टू बी डिफाइन है, और जी कहां से कहां पर डिफाइन है? बी से सी पर। परिभाषा को ध्यान दीजिए। तो गॉफ कहां से कहां परिभाषित था? ए से सी पर। और फॉग कहां हो जाएगा? सी से ए पर। अब आप देखिए, ये ए, ये बी, और ये बी, और ये सी, ध्यान रखने के लिए लिख लिया है। गॉफ का प्रांत, गॉफ कहां से कहां परिभाषित है? ए से सी पर। समुच्चय ए गॉफ का प्रांत है, यानी जिसे अपन डोमेन कहते हैं। समुच्चय सी गॉफ का क्या है? सहप्रांत है। यहां फॉग का प्रांत क्या है? सी है, और इसका सहप्रांत क्या है? यह है। ठीक है। अब देखिए, गॉफ का प्रांत ए से सी पर, तो ए है आर प्लस और ये आर प्लस, दोनों इक्वल है। तो गॉफ का प्रांत इज इक्वल टू फॉग का प्रांत, आर प्लस। अब सहप्रांत देखिए, गॉफ का सहप्रांत कितना है? सी, और फॉग का भी कितना होगा? आर प्लस। देखिए ध्यान से, गॉफ का सहप्रांत समुच्चय सी, और फॉग का सहप्रांत ए है। ये ए है और ये सी है। तो गॉफ का सहप्रांत बराबर फॉग का सहप्रांत, दोनों बराबर हैं। ये भी आर प्लस है। तीसरी चीज, गॉफ और फॉग की वैल्यू कैसी है? सेम है। गॉफ इज इक्वल टू फॉग, और कितना आया है? एक्स आया है। जो भी वैल्यू आए निकल करके, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तीनों कंडीशन, गॉफ का प्रांत इज इक्वल टू फॉग का प्रांत, गॉफ का सहप्रांत इज इक्वल टू फॉग का सहप्रांत, और गॉफ और फॉग की वैल्यू इक्वल हो, तो वो दोनों फलन तुल्य फलन कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये भी कैसे हैं? तुल्य फलन है। यानी हमारा ये शो हो गया कि गॉफ व फॉग तुल्य फलन है। ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें और उसके बाद उसे नोट करें, लेकिन नोट जरूर करें। जैसे ही आप क्लास स्टार्ट करें वैसे ही पहले से ही कॉपी, बुक और पेन साथ रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये दे रखा है कि यदि एफ जी एच 3 फलन आर से आर पर इस प्रकार परिभाषित हों, एफ सच दैट आर टू आर, दूसरा जी सच दैट आर टू आर, और तीसरा आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स, और एच एक्स इज इक्वल टू है 2x + 3। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एच ओ जी ओ एफ की वैल्यू निकालनी है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अभी 2 फंक्शन का पढ़ रहे थे, अब 3 फंक्शन आ गए, क्या आफत आ गई? कोई आफत नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे आपने गॉफ और फॉग निकाले हैं, एक एक करके उसको सॉल्व किया था। जैसे गॉफ में आपने क्या किया था, सबसे पहले हमने एफ को सॉल्व किया था, फिर हमने जी को सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, पहले हमें एफ को सॉल्व करना है, फिर जी को सॉल्व करना है, और लास्ट में एच को सॉल्व करना है। तो देखिए एच ओ जी ओ एफ एक्स, डेफिनेशन लिखेंगे पहले। सबसे पहले जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको संयुक्त फलन की जो परिभाषा है वो लिखनी है। क्या आ जाएगा, एच ओ जी एफ एक्स। ठीक, अब यहां से एफ एक्स की वैल्यू रखनी है आपको। ध्यान दीजिए, यहां एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। यहां एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, कितना आ जाएगा, एच ओ जी एक्स स्क्वायर। ध्यान नहीं रहता है कई बार, तो आप एफ एक्स इज इक्वल टू लिख दें, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करना है हमें, अब तो बिल्कुल वैसे ही आ गए जैसे गॉफ और फॉग को सॉल्व करते थे। हमने सबसे पहले एफ को सॉल्व किया, एफ को सॉल्व करने का मतलब एफ एक्स की वैल्यू रखी। अब हमें जी को सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा, एच जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स को सॉल्व करना है, तो जी एक्स के स्थान पर कितना है, कॉस एक्स, यानी एक्स के स्थान पर क्या लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर लिखना है। देखिए ध्यान से, एक्स और ये एक्स स्क्वायर, तो इस जी एक्स में एक्स के स्थान पर हमें एक्स स्क्वायर लिखना है। लिख दीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन जी एक्स। कितना आ जाएगा, एच ऑफ कॉस एक्स के स्थान पर क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद एच को सॉल्व करना है, और एच को सॉल्व करने के लिए एच की डेफिनेशन आपके पास ये है, एच एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। इस 2x + 3 में x के स्थान पर आपको क्या रखना है, बोलो, cos x स्क्वायर। क्या रखना है, cos x स्क्वायर रखिए। जहां जहां x आ रहा है, hx में जहां जहां x आ रहा है उसके स्थान पर cos x स्क्वायर लिखिए। तो ये हो जाएगा 2x आ रहा है, क्या रखना है आपको, cos x स्क्वायर + 3। x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इन hx। ये आपकी h ऑफ g ऑफ fx की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें किसकी निकालनी है, h ऑफ g ऑफ f √2 पाई की।
ये इसलिए निकालनी है कि ये √2π की वैल्यू निकालनी हो आपको, या √2π के स्थान पर कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो वही चीज आप x के स्थान पर रख दें। देखिए ध्यान से, क्या रखना है इसके लिए, x के स्थान पर √2π। तो x के स्थान पर √2π रख दीजिए। इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, दोनों साइड रखना है। पहले यहां रखिए h ऑफ g ऑफ f √2π इज इक्वल टू, x के स्थान पर रख दिया, इधर भी रखिए, कितना आ जाएगा 2 cos x² यानी √2π का स्क्वायर प्लस 3। √2π की वैल्यू निकलवा रहा है तो √2π लिखना है आपको। यहां 1 लिखा हो तो x के स्थान पर 1 लिख दें। यहां पर इसमें कोई भी संख्या लिखी हो, 5 लिखा हो तो यहां 5 लिख दें, 7 लिखा हो तो यहां 7 लिख दें, पाई लिखा हो तो पाई लिख दें, जिसकी वैल्यू निकलवाए वो लिख दें आप। अब देखिए कितना आ जाएगा 2 cos √2π का स्क्वायर यानी 2π प्लस 3, राइट। ठीक, cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, लिख दीजिए यहां, सिंस cos 2π इज इक्वल टू 1, cos 2π की वैल्यू होती है 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है, अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद नोट करें, जो बोला जा रहा है उसको सुने अच्छी तरह से कि यहां कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो एक्सप्लेन करते हैं उसको अच्छी तरह से सुन करके आप यहां ध्यान रखें, ध्यान दें। हर स्टेप की वैल्यू है, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करके बताए जा रहे हैं। आप इनकी सहायता से जो इजी क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है कि गणित में तो आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको लाभ होता है। तो एक क्वेश्चन है कि f और g दो फंक्शन दे रखे हैं। 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, गिवन f सच दैट R2R और fx इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस x टू द पावर -2 और g दे रखा है gx इज इक्वल टू x4 प्लस 2x प्लस 4। हमें निकालना है गॉफ x। माइनस की पावर है, घबरा गए होंगे, x4 है, अभी तक तो x³ की और पावर बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा हलचल हुई होगी। हलचल पैदा नहीं करनी है आपको, घबराना नहीं है। सारे क्वेश्चन का एक ही मेथड होता है, आपने देख लिए, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सबका एक ही मेथड है, वही स्टेप्स हैं। इसको भी सेम उसी मेथड से, उन्हीं स्टेप्स की तरह से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, गॉफ यानी संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए गॉफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ गॉफ, लिख सकते हैं। यह शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ये लिखना ही है, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, पर प्रयास करें कि आप लिखें। क्या करना है, अब हमें fx की वैल्यू रखनी है। fx की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस x टू द पावर -2। ध्यान रखने के लिए लिख देते हैं
ठीक है, ये एफ एक्स को सॉल्व कर लिया। आप ये देखिए, जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए थे जिनमें गॉफ निकाला था या फॉग निकाला था, हर प्रश्न में जिसका सॉल्यूशन हमने यहां किया है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखी है। तो गॉफ है तो जी ऑफ एफ एक्स, फॉग है तो एफ ऑफ जी एक्स, उसकी डेफिनेशन लिखी। फिर हमने एफ एक्स की वैल्यू रखी। ये एफ एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2, वो हमने वैल्यू रखी है। अब हमें किसे सॉल्व करना है, g को। g को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि gx में ये जो x दे रखा है और यहां ये g फंक्शन है, तुलना करके देखिए x के स्थान पर कितना है, 2x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2। तो इस gx के राइट हैंड साइड में हम x की जगह 2x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 रखेंगे। रखिए एक्स टू द पावर माइनस 2 इन gx। रखिए क्या आएगा, x टू द पावर 4। तो x के स्थान पर लिखेंगे हम 2x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 होल टू द पावर 4 प्लस, देखिए प्लस प्लस 2x 2, x की हमें क्या रखना है, 2x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2, फिर प्लस 4। इसमें भी लिखना है क्या, नहीं, जब इसमें x ही नहीं है तो फिर क्यों लिखेंगे। आप चाहे तो बस इसे थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 2 को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4 प्लस 2 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 4 खोलने की आवश्यकता नहीं है आपको, यही इसका आंसर है। तो देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और आज जो भी क्वेश्चन कराए हैं आपको, आप उन्हें अच्छी तरह से कॉपी में नोट करें। ध्यान रखिए, कॉपी में नोट करते समय हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं, प्लस माइनस जल्दबाजी में लिखते हैं, कहीं और ध्यान होता है। तो जो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है या जो भी चीज बताई है आपको, चाहे उसकी डेफिनेशन हो चाहे प्रॉपर्टीज हो, आप उनको या आपको पीडीएफ के माध्यम से जो नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ने के साथ साथ उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करें, एक नोट्स बनाएं। फिर जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं उन क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करें, बिना देखे करें, करने की कोशिश करें। पहले तो आप इसको देख ही लेंगे, उसके बाद जब आप अपना होमवर्क करें या पढ़ने बैठें तो बिना देखे करने की कोशिश करें। जब आपको समझ में नहीं आए तब आप अपना वो जो नोट किया है तब देखें उससे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर जो बुक में क्वेश्चन, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं जो यहां छोड़ दिए आपके होमवर्क के लिए, उनको करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आपसे सवाल होंगे,